अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, थियरी ऑफ थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर 1 हम देखेंगे। लेक्चर नंबर 1 जो है वो है प्रेशर ऑफ गैस। तो एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर गैस के मालिक्यूल हैं। गैस के मालिक्यूल कंटेनर पे जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, इसकी हमने डेरिवेशन करनी है। और ये जो हमारा चैप्टर है, ये है चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 जो है ये है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का लेक्चर हम देखेंगे, जिसमें प्रेशर ऑफ गैस जो है इसकी डेरिवेशन करेंगे। जो हमने सिस्टम डिज़ाइन किया है, इस सिस्टम के बारे में जो है कुछ इंफॉर्मेशन हमने लिखनी है। वो इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन में सबसे पहली बात यह है कि कंसीडर ए क्यूबिकल कंटेनर। एक क्यूबिकल कंटेनर लेना है। क्यूबिकल कंटेनर जैसा ऐसा जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है। तो ये जो हमारा सिस्टम है ये क्यूबिकल है, और क्यूब है तो 3 डायमेंशन होंगी। 3 डायमेंशन है तो एक जो है इसको हम कह लेते हैं कि ये हमारे पास जो है एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास जो है ये वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास जो है वो जेड एक्सिस है। उसके बाद ही इस कंटेनर के अंदर क्या है? कंसीडर ए क्यूबिकल कंटेनर इनक्लोज्ड एन नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। क्यूबिकल कंटेनर के अंदर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं। तो यहाँ पे हम गैस के मॉलिक्यूल जो है वो ड्रा कर लेते हैं। अब ये जो गैस के मॉलिक्यूल हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करते हैं अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। Let L is the length of cubical container। cubical container जो है इसकी किसी एक साइड की लेंथ जो है वो है L, और अगर एक साइड की लेंथ L है तो इसकी विड्थ जो है वो भी L होगी, इसकी हाइट जो है वो भी L है, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है ये बराबर होंगी। उसके बाद क्या है जी? एंड एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मूविंग इन ऑल 3 डायमेंशन। गैस के मॉलिक्यूल जो है वो तीनों डायरेक्शन के अंदर मोशन कर रहे हैं रैंडमली। इसका मतलब ये है कि अगर ये मॉलिक्यूल जो है वो अगर इधर आ रहा है तो कोई और मॉलिक्यूल इस तरफ जाएगा, ये मॉलिक्यूल इधर आ रहा है, ये मॉलिक्यूल इस तरफ जा रहा है, ये मॉलिक्यूल इधर है। ये आपस में कोलाइड करते रहेंगे और अपनी डायरेक्शन जो है उसको चेंज करते रहेंगे, रैंडम मोशन करेंगे। उसके बाद अगली बात यह है, नाउ कंसीडर ए सिंगल मॉलिक्यूल। हम कोई एक मॉलिक्यूल जो है उसको कंसीडर कर रहे हैं। नाउ कंसीडर ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ गैस हैविंग, यहाँ पे एक लफ्ज़ और लिख लें, हैविंग मास स्मॉल m। तो इस मॉलिक्यूल का स्मॉल जो है वो है स्मॉल m। तो लेट्स सपोज के ये हमारा मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का मास जो है वो है स्मॉल m। कोई एक हमने कंसीडर किया। मूविंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये जो गैस का मॉलिक्यूल है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। किस वेलोसिटी के साथ? -v1x के साथ। राइट की तरफ जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, मॉलिक्यूल जो है वो लेफ्ट की तरफ मोशन कर रहा है। लेट्स सपोज कि ये हमारा फेस 1 है कंटेनर का, और लेफ्ट साइड में हमारा फेस 2 है। मॉलिक्यूल फेस 1 से फेस 2 की तरफ आ रहा है, किस वेलोसिटी के साथ? -v1x के साथ। ड्यू टू वेलोसिटी कोलिजन विद वॉल्स ऑफ कंटेनर, जब ये गैस का मॉलिक्यूल जो है कंटेनर की वॉल के साथ जाके टकराएगा, टकराने के बाद बाउंस बैक होगा और इस वेलोसिटी के साथ जाएगा +v1x वेलोसिटी के साथ। ड्यू टू वेलोसिटी कोलिजन विद कंटेनर wall of container, molecule return back with velocity +v1x along positive x axis। तो अब हमने यहाँ पे ये देख लिया कि गैस का मॉलिक्यूल जो है वो राइट से जब लेफ्ट आ रहा है, टकराने के बाद फिर वापस जा रहा है, तो मोमेंटम चेंज आएगा। अगर मोमेंटम चेंज हम फाइंड कर लेते हैं तो मोमेंटम चेंज से हमें मिल जाएगा, मोमेंटम चेंज की मदद से हम निकालेंगे फोर्स, निकालेंगे फोर्स मिलेगी तो फिर हम प्रेशर जो है इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये कंटेनर की इंफॉर्मेशन की। अब हम इसकी मैथमेटिक्स की तरफ आते हैं और डेरिवेशन करते हैं। तो पहली बात जो है वो है, हमारे पास जब गैस का मॉलिक्यूल मोशन कर रहा है तो इसके पास इनिशियल मोमेंटम क्या है? इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू m v1x
साथ में माइनस साइन लगाएंगे, मास इनटू वेलोसिटी। तो इनिशियली जो पार्टिकल आ रहा है उसके पास मोमेंटम, और ये किसके बराबर है, ये है -mv1x। उसके बाद जब टकरा के वापस जा रहा है तो फिर हमारे पास आएगा फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम जो है ये हमारे पास क्या बन गया भाई, m/v1x। तो अब हमें मिल गया चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं, चेंज इन मोमेंटम हम निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। फाइनल क्या है, वो है mv1x माइनस इनिशियल कितना है, -mv1x, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये बन गया mv1x प्लस mv1x इक्वल टू 2 टाइम mv1x। ये आपके पास आ गया चेंज इन मोमेंटम। इस चेंज इन मोमेंटम को मैं नाम दे देता हूँ डेल्टा पी। इधर क्या लिख दो, डेल्टा पी। और ये चेंज इन मोमेंटम हो रहा है सिर्फ और सिर्फ वन डायरेक्शन, जो कि कौन सी है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद गैस का मॉलिक्यूल जब राइट से लेफ्ट फेस की तरफ आया, और जैसे ही राइट से जब ये लेफ्ट फेस की तरफ आया, टकरा के बाद फिर वापस चला गया। तो जब टकरा के ये बाउंस बैक हुआ है, तो बाउंस बैक होने के लिए कोई टाइम है, और इस टाइम को हम लिख लेते हैं कि डेल्टा टी है। नाउ लेट गैस मॉलिक्यूल moves from phase 1 to phase 2 and back to phase 1 in time interval डेल्टा टी। तो डेल्टा टी टाइम के अंदर ये टकरा के वापस चला गया। ड्यूरिंग दिस टाइम, एक बार और लिखें, इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी विद वेलोसिटी v1x। किस वेलोसिटी के साथ जा रहा है, v1x वेलोसिटी के साथ जा रहा है। ड्यूरिंग this time it covers path 12। अब राइट से जब लेफ्ट फेस की तरफ आया मॉलिक्यूल, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, l डिस्टेंस। टकरा के बेटा वापस गया तो कितना डिस्टेंस, l डिस्टेंस, l प्लस l कितना बन गया, 12। अब डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास क्या होता है भाई, डिस्टेंस का फार्मूला है हमारे पास s = dt। अब s की जगह क्या है, s की जगह है 2l। कितना डिस्टेंस कवर हुआ, डिस्टेंस हमारे पास कवर हुआ 2l। किस वेलोसिटी के साथ, v1x के साथ। ये v1x आ गया। कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में। टाइम की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा टी। यहाँ से आपको टाइम मिल जाएगा, डेल्टा टी इक्वल टू 2l डिवाइडेड बाय v1x। ये बेटा आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। एक हमें इक्वेशन 1 मिल गई, एक इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। जब हमें दो इक्वेशन मिली हैं, एक हमारे पास मोमेंटम, एक टाइम मोमेंटम, और टाइम की मदद से हम क्या फाइंड करेंगे भाई, मोमेंटम और टाइम की मदद से हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे। As we know that by Newton's second law of motion, rate of change of momentum, as we know that by Newton's second law of motion, न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन हमें क्या बताता है, टाइम रेट
of change of momentum, time rate of change of momentum is equal to applied force. मोमेंटम चेंज बेटा किसके बराबर? अप्लाइड फोर्स के बराबर। मोमेंटम चेंज डेल्टा पी किस डायरेक्शन में? अलॉन्ग एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यही बात हमें न्यूटन ने बताई थी कि मोमेंटम चेंज जब भी आएगा, जब भी हमें क्या मिलेगा? मोमेंटम चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब भी टाइम के साथ मोमेंटम चेंज होगा हमें क्या मिलेगी? फोर्स। अब मोमेंटम चेंज हम किसका देख रहे हैं? एक ही पार्टिकल का। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? कोई F1x इक्वल टू इस डेल्टा पी की जगह क्या आ जाएगा? 2mv1x डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? वो है हमारे पास 2l डिवाइडेड बाय v1x। तो ये हमारे पास टाइम आ गया। अब हमें मिल गया भाई, टाइम भी मिल गया और उसके बाद हमें चेंज ऑफ मोमेंटम भी मिल गया। इसकी मदद से हम निकालेंगे फोर्स। तो यहाँ से आपने निकालना है फोर्स। इक्वेशन 1 और 2 को हमने किया डिवाइड, तो मोमेंटम चेंज आ गया। F1x इक्वल टू 2mv1x मल्टीप्लाई बाय v1x डिवाइडेड बाय 2l। ये डिवाइड है, बटे के साथ उल्टा हो जाएगा, बटे ऊपर लेके जाएंगे, उल्टा हो गया। 2 से कटा। F1x इक्वल टू mv1x स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 हमें क्या बता रही है? इक्वेशन नंबर 3 हमें बता रही है एक मॉलिक्यूल के ऊपर लगने वाली फोर्स। अब हमारे पास मॉलिक्यूल एक तो है नहीं है भाई, मॉलिक्यूल जो है वो है हमारे पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, और ये जो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ये रैंडम मोशन कर रहे हैं। as there are n number of molecules, as there are n number of molecules moving along all 3 directions, अब तीनों डायरेक्शन में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जा रहे हैं। अब चूंकि तीनों डायरेक्शन में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जा रहे हैं तो किसी भी एक डायरेक्शन में टोटल डायरेक्शन है 3, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं? वो है n। अब किसी भी एक डायरेक्शन में अगर आपने निकालने हैं कि एक डायरेक्शन में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मोशन कर रहे हैं, तो वो बन जाएगा n/3। 3 डायरेक्शन, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n। एक डायरेक्शन, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या बनेंगे? n/3। टोटल फोर्स exerted by n/3 molecules along x direction is, अगर ये जो मॉलिक्यूल हैं इनमें से कुछ मॉलिक्यूल जा रहे होंगे भाई x डायरेक्शन में, कुछ मॉलिक्यूल जो है वो जा रहे होंगे y डायरेक्शन में, कुछ मॉलिक्यूल जो है वो जा रहे होंगे z डायरेक्शन में। तो अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो है n, तो किसी भी एक डायरेक्शन में देखने हैं तो उनकी तादाद रह जाएगी n/3। अब सारे के सारे मॉलिक्यूल की तो एक डायरेक्शन नहीं, सॉरी एक वेलोसिटी नहीं होगी, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल तो कोलाइड करेंगे तो इनकी इनकी डायरेक्शन चेंज हो रही है और साथ में वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। कुछ बहुत स्पीड के साथ चल रहे होंगे, कुछ इंटरमीडिएट स्पीड के साथ चल रहे होंगे, कुछ आहिस्ता से चल रहे होंगे। तो अब
इस इक्वेशन को देख के हम बाकी 3 इक्वेशन बनाएंगे और तीनों इक्वेशंस के लिए हम टोटल फोर्स निकालें, तीनों डायरेक्शंस के लिए टोटल फोर्स निकालेंगे। तीनों डायरेक्शन कौन सी हैं? एक एक्स एक्सिस होगी, एक वाई एक्सिस होगी, एक जेड एक्सिस होगी। अब पहला मॉलिक्यूल जो है वो मोशन कर रहा है अगर वेलोसिटी v1x के साथ, तो दूसरा जो है वो हम लिख लेते हैं v2x के साथ होगा, तीसरा v3, चौथा v4। सो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 जो है ये बनेगी किसके लिए भाई? n/3 मॉलिक्यूल्स के लिए। n/3 मॉलिक्यूल्स के लिए जो फोर्स है इसको मैं लिखूंगा Fx। एक मैंने किसके लिए बनानी है? F1x। दूसरा बेटा किसके लिए? F2x। तीसरा F3x। आप सो कहाँ तक जाएंगे? Fn/3। n नहीं होगा, n का मतलब टोटल, जो x में भी जा रहे हैं, y में भी जा रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं, यानी कि z एक्सिस में भी। तो इनमें एक डायरेक्शन में कितने मॉलिक्यूल होंगे? n/3 मॉलिक्यूल्स। अब इस इक्वेशन को मैं देख के लिखूंगा। अब मैंने क्या लिखा भाई? टोटल फोर्स कितने मॉलिक्यूल की? n/3 मॉलिक्यूल की। किस डायरेक्शन में? अलोंग x एक्सिस। तो अब मुझे इसका आंसर लिखना है। अब क्या बनेगा मेरे पास? फार्मूला क्या बन गया भाई? F(x) यानी कि टोटल फोर्स। F1x इसको देख के लिखेंगे, वो क्या है? mv1x स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। दूसरा मॉलिक्यूल क्या आ जाएगा? m/l v2x स्क्वायर। ठीक हो गया। उसके बाद जी अगली बात, तीसरे मॉलिक्यूल के लिए m/l v3x स्क्वायर अप टू सो ऑन। लास्ट वैल्यू क्या आएगी? m/l vn/3 मॉलिक्यूल्स ऑफ x और ऊपर स्क्वायर। इसको देख के लिखो m/l, m गैस के मॉलिक्यूल का साइज और l क्या है? जो लेंथ कवर होनी है। और v1x कौन सा मॉलिक्यूल? पहला, तो दूसरा होगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तीसरा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी होंगे वो आ जाएंगे। लेकिन किसी एक डायरेक्शन में आखिरी वाला कितना है? वो है n/3। तो ये मेरे पास जो है एक इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को हम बोल देते हैं, ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 है। सिमिलरली total force exerted by molecules along y direction and z direction. Similarly, total force exerted by, यहाँ पे लिख लो n/3 molecules along y direction and z direction respectively is। तो अब x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में अगर हम टोटल फोर्स कैलकुलेट करना चाहें तो इसकी बेटा क्या वैल्यू आएगी? ये अब हम लिखते हैं, इसको देख के लिखेंगे। सिमिलरली है तो अब आप लिखो F ऑफ y, टोटल फोर्स किधर गई? y एक्सिस। कितने मॉलिक्यूल लग रहे हैं किसी एक डायरेक्शन में? n/3। तो इसको देख के लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? m/l। अब देखो v1x की जगह क्या आएगा? y प्लस m/l v2y स्क्वायर प्लस m/l v3y स्क्वायर अप टू सो ऑन प्लस m/l vn/3 ऑफ y स्क्वायर।
तो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर कौन सी थी 5। एंड अब मुझे लिखना है z एक्सिस में f ऑफ z, ये कितना बनेगा m/l v1z² प्लस m/l और v2z² प्लस m/l v3z² अप टू सो ऑन m/l, और उसके बाद हम लिख देंगे n/3 ऑफ z और उसका स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 6 आ गई। तो ये मेरे पास 3 इक्वेशन आ गई है। ये इक्वेशन मुझे क्या बता रही है भाई, टोटल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। ये इक्वेशन क्या बता रही है, टोटल फोर्स अलोंग वाई एक्सिस। ये क्या बता रही है, टोटल फोर्स अलोंग जेड एक्सिस। अच्छा, अब मुझे फाइंड करना है फोर्स अलोंग ऑल 3 डायरेक्शन। पहले मैंने निकाला टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय n/3 मॉलिक्यूल अलोंग एक्स एक्सिस, फिर मैंने लिखा टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय n/3 मॉलिक्यूल अलोंग y डायरेक्शन, फिर लिखा टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑल n/3 मॉलिक्यूल अलोंग z डायरेक्शन। अब मुझे देखना है इस क्यूब को, इस क्यूब के अंदर मुझे टोटल फोर्स निकालनी है। और टोटल फोर्स किसकी निकालनी है, टोटल फोर्स फाइंड करनी है जो मेरे पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मोशन का है। अब देखो किसी एक डायरेक्शन में कितने हैं भाई n/3, दूसरी में n/3, तीसरी में n/3। इनको बेटा ऐड करो तो क्या बनेगा n प्लस n, टोटल कितना बना 3n/3। ये कटा, वैल्यू कितनी आ गई है। अब नेक्स्ट, नाउ टोटल फोर्स exerted by all n molecules along all 3 directions। तो वो मेरे पास क्या बन जाएगी, टोटल फोर्स है कौन सी फोर्स भाई, Fx along x axis प्लस Fy along y axis प्लस Fz along z axis। अब मेरे पास टोटल फोर्स क्या बनेगी, f ऑफ x की वैल्यू लिख लो। f ऑफ x की वैल्यू जो है वो क्या है, f ऑफ x जो है इसकी वैल्यू जो है वो मेरे पास आ गई m/l, उसके बाद है v1x² प्लस m/l, उसके बाद आ गया v2x² प्लस m/l v3x² अप टू सो ऑन, लास्ट वैल्यू आ गई m/l और vnx²। ये मेरे पास एक वैल्यू है बल्कि n/3। तो ये मेरे पास आ गई भाई एक वैल्यू प्लस अगली वैल्यू क्या आ जाएगी, चलो इधर प्लस लिख देते हैं, प्लस m/l v1y² प्लस m/l v2y² प्लस m/l v3y² अप टू सो ऑन प्लस m/l, और उसके बाद आ गया vn/3y और इसका बेटा स्क्वायर। तो ये मेरे पास y एक्सिस आ गया प्लस m/l v1z² प्लस m/l v2y² प्लस m/l v3y² अप टू सो ऑन m/l और vn/3 ऑफ z, और स्क्वायर इधर भी क्या आएगा भाई, इधर भी z और इधर भी z एक्सिस को सॉल्व करना है। अब ये जो मेरे पास तीनों इक्वेशंस हैं, इन तीनों इक्वेशंस में तीनों टर्म्स, इक्वेशन तो एक ही है, इसमें m/l आ रहा है, हर एक में m/l आ रहा है। ये बेटा कॉमन निकालो, m/l जो है इसको क्या करना है, इसको आपने करना है कॉमन, तो इसको करते हैं कॉमन और निकालते हैं टोटल फोर्स। अच्छा जी, अब आप निकालो टोटल फोर्स F इक्वल टू m/l आ गया कॉमन, पहली तरफ से क्या बन गया भाई v1x²
प्लस v2x स्क्वायर प्लस v3x स्क्वायर v3x square up to so on vn/3 of x का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म में क्या आ रहा है m/l कॉमन आ रहा है, फिर कॉमन ले लो m/l कॉमन, उसके बाद है v1y स्क्वायर प्लस v2y स्क्वायर प्लस v3y स्क्वायर अप टू सो ऑन vn/3 ऑफ y और इसका स्क्वायर। तीसरी टर्म में m/l कॉमन v1z स्क्वायर प्लस v2z स्क्वायर प्लस v3z स्क्वायर अप टू सो ऑन vn/3 ऑफ z का स्क्वायर। तो ये आप कॉमन निकाल दो। ये आपके पास क्या आ गया, ये टोटल फोर्स है, ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास टोटल फोर्स आ गई है। अब ये जो टोटल फोर्स है ये अगर हमें मिल गई है तो फोर्स मिल गई है, तो इसका मतलब हम प्रेशर निकाल सकते हैं। प्रेशर जो है ये हम कैसे निकालेंगे, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये फार्मूला हम लगाएंगे और इससे निकालेंगे प्रेशर। तो ये जो मेरे पास इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन का बेटा नाम रख लो इक्वेशन नंबर 7। अच्छा, अब अगली बात क्या है, अब गैस के मॉलिक्यूल जो है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग जेड एक्सिस, ये सारे एक ही वेलोसिटी के साथ तो जा नहीं रहे, ये तो मुख्तलिफ वेलोसिटीज के साथ जा रहे हैं। तो फिर आप इन सब की वेलोसिटीज को क्या करो, एवरेज आउट करो। अब एवरेज हम कैसे निकालते हैं भाई, एवरेज हमने निकालना है किस तरह से, टोटल वेलोसिटीज को सम करो और टोटल नंबर के साथ डिवाइड कर दो। अगर सपोज मेरे पास जो है वो सपोज कर लेते हैं ये कंपार्टमेंट है, कितने कंपार्टमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका टेम्परेचर T1, फिर उसके बाद आ जाएगा T2, फिर T3 4 5 6 7 8 9। इन सब के मुझे टेम्परेचर का एवरेज निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, T1 जमा T2 जमा T3 कहाँ तक लेके जाऊँगा, T9 तक, और टोटल से डिवाइड कर दूँगा, ये मेरे पास एवरेज टेम्परेचर आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस ये है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, और मुझे इनका एवरेज निकालना है। तो इक्वेशन नंबर 7 में मेरे पास स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज का सम तो हो रहा है लेकिन टोटल नहीं है। तो टोटल से मैं डिवाइड करूंगा, तो डिवाइड करने से मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये टर्म और ये टर्म इनका एवरेज मिल जाएगा। अब मैं इनका एवरेज देखो कैसे निकालता हूँ। टोटल फोर्स F है और m/l, उसके बाद आ गया भाई v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर प्लस v3x स्क्वायर अप टू सो ऑन vn/3 ऑफ x का स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या है, किसी एक डायरेक्शन में कितनी वैल्यूज आ रही है, n/3 मॉलिक्यूल मोशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर मुझे इसका एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालने के लिए मुझे टोटल से डिवाइड करना पड़ेगा। टोटल कितने हैं, n/3। इस इक्वेशन में n/3 से आप क्या करो, n/3 से मल्टीप्लाई कर दें, n/3 से डिवाइड कर दें, तो अब इस इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस दूसरी टर्म क्या बनेगी भाई, दूसरी टर्म बेटा, दूसरी टर्म में फिर कौन सा, जो दूसरी टर्म आ रही है वो है m/l, और इसका भी मैंने एवरेज निकालना है, v1y का स्क्वायर प्लस v2y का स्क्वायर प्लस v3y स्क्वायर अप टू सो ऑन, लास्ट वैल्यू है vn/3 और y ऊपर स्क्वायर आ गया। इसका अगर मुझे एवरेज निकालना है, टोटल वैल्यूज कितनी हैं, वो है n/3। n/3 से मैंने डिवाइड किया, यहाँ पे n/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बेटा कट जाएगा, इक्वेशन को कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और ये ब्रैकेट वाली सारी टर्म एवरेज आउट हो जाएगी। प्लस आखिरी वाला पार्ट इक्वेशन नंबर 7 में m/l, उसके बाद है v1z स्क्वायर प्लस v2z स्क्वायर प्लस v3z स्क्वायर प्लस vn/3 ऑफ z, इसका बेटा स्क्वायर। अब मैं इसको एवरेज बनाने के लिए क्या करूँगा, n/3 से डिवाइड, इधर n/3 से मल्टीप्लाई। तो अब आप देखो
ये सारी वैल्यू जो है ना, ये ये 2 और ये 3, ये तीनों सर्कल में जो वैल्यूज हैं ये मुझे एवरेज बता रही हैं। ना सिर्फ ये मुझे एवरेज बता रही है बल्कि ये एवरेज का स्क्वायर भी है। तो मैं इस सारे को लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख लेता हूँ भाई कि ये मेरे पास है वी एवरेज, लेस देन ग्रेटर देन का साइन क्या है, एवरेज। तो ये मेरे पास क्या है, एवरेज, ऊपर क्या हो रहा है, स्क्वायर। तो मैं क्या लिखूंगा, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर अप टू सो ऑन Vn/3 इसका स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, n/3। ये मुझे किसी भी एक डायरेक्शन में एवरेज दिखा रहे हैं। तो अगर मैं x एक्सिस देखना चाहता हूँ तो मैं इनके साथ x लिख देता हूँ, और इधर भी क्या आ जाएगा, ये मेरे पास x स्क्वायर है। एवरेज लेस देन ग्रेटर देन साइन, अगर आप लेस देन ग्रेटर साइन का, लेस देन और ग्रेटर देन का साइन पढ़ोगे तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एवरेज है। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, v लिख के उसके ऊपर बार लगा दो, ये भी मेरे पास एवरेज है। तो एवरेज लिखो, या इसकी जगह और क्या लिख सकते हो, मीन। तो मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू एक ही बात है। सिमिलरली अब अगर मैं इसको लिखना चाहता हूँ, अब ये y वाली टर्म, तो मैं इसको लिखूंगा v1y स्क्वायर प्लस v2y स्क्वायर प्लस v3y स्क्वायर अप टू सो ऑन vn/3 और y का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय n/3, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, vy का स्क्वायर। इसके बाद आ गया vz का स्क्वायर इक्वल टू, ये n/3 से आप डिवाइड कर दो, ये वाली टर्म बटे के ऊपर क्या है, वो है v1z का स्क्वायर प्लस v2z का स्क्वायर अप टू सो ऑन कितना भाई, vn/3 ऑफ x और इसका स्क्वायर। अब ये बेटा आपके पास जो वैल्यूज बनी हैं, इन वैल्यूज को आपने क्या करना है, इनको रिप्लेस करना है। ये जो मैंने लिखा है इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए अलग अलग टर्म लिखी है। अदरवाइज आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो। और आप क्या वैल्यू लिखो, अगले स्टेप पे आपने क्या लिखना भी, एक स्टेप और बनाते हैं। तो अब आपका जो अगला स्टेप बनेगा उसमें आपने क्या लिखना है, उसमें आपने इस सारी वैल्यू को लिखना है भाई, f इक्वल टू अगली टर्म n/3 और उसके बाद है m/l। इस सारे की जगह क्या लिखोगे, इस सारे की जगह आप लिखोगे vx का स्क्वायर, vf और एवरेज का स्क्वायर प्लस n/3 m/l, और क्या लिखोगे, और लिखोगे आप vy का स्क्वायर। उसके बाद आप लिखोगे n/3, उसके बाद है m/l, और उसके बाद आप क्या लिखोगे, vz का स्क्वायर। तो इसको आप इधर प्लेस करो, इसको आप इधर प्लेस करो, और इस वाले को इधर प्लेस करो। अब ये आपके पास क्या बन गया, अब ये आपके पास टोटल फोर्स आ गई है। अब n/l और सॉरी n/3 और m/l मल्टीप्लाई बाय n/3, ये तीनों टर्म में है। तो ये बेटा आप कॉमन ले लो। आप कॉमन लेने के बाद आपके पास वैल्यू क्या बनेगी, vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर प्लस vz का स्क्वायर। तो ये अब आपके पास आ गया भाई टोटल फोर्स। तो अब ये जो बहुत बड़ी वेलोसिटीज इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की निकल के आ रही थी, हमने इसको क्या किया, हमने इसको एवरेज आउट कर दिया। अच्छा, अब आप देखो कि अगर ये हमारे पास एवरेज आउट होने के बाद जो हमें फोर्स मिली है तीनों डायमेंशन में, वो है फोर्स इक्वल टू n/3 m/l मल्टीप्लाई बाय एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी अलॉन्ग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। ये आपके पास बेटा इक्वेशन नंबर 8। अगर मैं इसको लिख लूँ तो, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, और मैं इसको लिख सकता हूँ, अगर मेरे पास है एक यूनिट वेक्टर, सॉरी एक पोजीशन वेक्टर, यूनिट की पोजीशन वेक्टर अगर आपके पास आ रहा है तो मैं इसको क्या लिखूंगा भाई, xi प्लस yj प्लस zk।
और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या होगा, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यू एक्चुअली यही है। तो ये हमारे पास क्या है, कंपोनेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल अलोंग वाई एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग जेड एक्सिस। तो तीनों डायरेक्शन में मुझे एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी मिल रही है और ये ऐड होंगी, ये पार्ट ऐड हो रहे हैं, क्या मिल रहा है, फुल। तो इसको मैं फिर क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो एवरेज वेलोसिटी है, जो एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी है वो किसके बराबर आ गई, ये है कंपोनेंट ऑफ एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी along x axis, component of average square velocity along y axis, component of average square velocity along z axis, as we know that। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब ये मेरे पास आ गई है इक्वेशन नंबर 9। अब आपने क्या करना है, अब आपने इक्वेशन नंबर 9 को 8 में पुट कर देना है। अब आपके पास जो फोर्स है, ये फोर्स क्या बनी, n/3, उसके बाद है m/l इंटू एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी, which is the force exerted by n molecules, which is the force exerted by n molecules in all three directions in a cubical container। ठीक हो गए। लेकिन हमें तो निकालना भाई प्रेशर, निकला है फोर्स। बाय डेफिनेशन किसकी डेफिनेशन, प्रेशर की डेफिनेशन, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब हमारे पास एरिया किसके बराबर होगा, एरिया जो है वो है लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो क्यूबिकल कंटेनर है, जितनी लेंथ होगी उतनी ही विड्थ है, जितनी विड्थ है उतनी ही हाइट है। तो कोई भी एक डायरेक्शन को अगर आप निकाल लो तो उसी से मल्टीप्लाई कर देना है, L मल्टीप्लाई बाय L। तो इसका मतलब हमारे पास फोर्स क्या होगी, फोर्स इक्वल टू L स्क्वायर। तो सॉरी फोर्स नहीं, एरिया इक्वल टू L स्क्वायर। तो फोर्स बटा L स्क्वायर यानी फोर्स बटा एरिया इक्वल टू प्रेशर। फोर्स हमने फाइंड कर ली है, इसको इक्वेशन नंबर 10 कह दो। इक्वेशन नंबर 10 को आप बेटा यहाँ पे पुट कर दो, आपको क्या मिलेगा, आपको प्रेशर मिल जाएगा। कहाँ पे प्रेशर भाई, तीनों डायरेक्शन में लगने वाला गैस के मॉलिक्यूल का प्रेशर आ गया। अब प्रेशर जो है P से लिखते हैं, और ये जो L स्क्वायर है 1/L स्क्वायर, इसको बेटा मैं अलग कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाय फोर्स की वैल्यू। फोर्स जो है वो है n/3, उसके बाद है m/L, उसके बाद है एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी। अच्छा अब देखो P इक्वल टू nm डिवाइडेड बाय 3, उसके बाद है L स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय L, कितना बन जाएगा n³। उसके बाद क्या आ गया भाई, एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी। अब यहाँ से हम दो इंफॉर्मेशन निकालेंगे। इसी प्रेशर को हम देखते हैं इन टर्म ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और दूसरा हम यहाँ से प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन जो है वो भी बनाते हैं। तो इसको मैं जरा दो हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूँ। एक देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, P इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 3, उसके बाद डिवाइड में आ जाएगा L³, और उसके बाद जो है मैं इसको लिख सकता हूँ mv²। अब अगर मैं इसको लिख लूँ 2 से डिवाइड, इधर 2 से मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब 2 कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कांस्टेंट, L³ कंटेनर का वॉल्यूम, तो ये भी क्या रहेगा कांस्टेंट, और ये हमारे पास क्या बन गया, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये सारी वैल्यू जो है ये हमारे पास आ जाएगी कांस्टेंट।
और यहाँ से मिलेगा प्रेशर। तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो एक बात हमें यहाँ से मिल जाएगी। अब यहीं से हम निकालते हैं प्रेशर को इन टर्म ऑफ एवरेज स्फीयर वेलोसिटी। अब एवरेज स्फीयर वेलोसिटी बनाने के लिए देखो हम इसको क्या लिखेंगे, प्रेशर इक्वल टू लेफ्ट साइड पे प्रेशर है, उसके बाद जो है हमारे पास है एन बाय बल्कि एक काम और करते हैं। अब देखो वो है, अगर हमारे पास इस कंटेनर में एक मॉलिक्यूल उसका मास बेटा अगर m है तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पे कितने हैं, वो तो कैपिटल n है। तो इसका मतलब कि मेरे पास n मल्टीप्लाई बाय m ये किसके बराबर है, इसको मैं लिख लेता हूँ m कैपिटल M क्या है, टोटल मास ऑफ गैस, गैस के मॉलिक्यूल का टोटल मास जो इसके अंदर इनक्लोज है इस कंटेनर के अंदर। तो यहाँ पे मैं दो वैल्यू लिखने की बजाय एक ही वैल्यू लिख लेता हूँ और मैं इसको लिख लेता हूँ P इक्वल टू कैपिटल M लिख लें या M नॉट लिख लें, कोई भी नाम रख सकते हो। और उसके बाद 3, उसके बाद आ गया L³ इंटू एवरेज स्फीयर वेलोसिटी। अब आप देखो मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम ये बेटा होता है डेंसिटी इक्वल टू मास का नाम रखा हुआ है कैपिटल M डिवाइडेड बाय L³ मास पर यूनिट वॉल्यूम ये बेटा किसके बराबर, मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है ये रो के बराबर है और रो जो है वो आपके पास है डेंसिटी। तो इस इक्वेशन को फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ प्रेशर इक्वल टू 1/3 इंटू m/L³ डेंसिटी यानी कि ρ/3 इंटू एवरेज स्फीयर वेलोसिटी। अब मुझे निकालना है इसको इन टर्म ऑफ रूट मीन स्फीयर वेलोसिटी। रूट मीन स्फीयर वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं, ρ/3 इसको लिख दो v² लेस देन ग्रेटर देन का साइन एवरेज, और उसके बाद मैं लिखता हूँ स्क्वायर रूट मैंने लिख दिया, इसके ऊपर आप लिख दो स्क्वायर। अब इस सारे को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ वेलोसिटी, ये आपके पास है रूट तो इसको आर लिख दो, लेस देन ग्रेटर देन का साइन ये बेटा मीन और वेलोसिटी के ऊपर स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और ये स्क्वायर अपनी जगह पे, और उसके बाद ρ/3 इक्वल टू प्रेशर। तो ये आप देखो यहाँ पे हमने प्रेशर को सॉल्व किया है इन टर्म ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे हमने प्रेशर निकाल लिया इन टर्म ऑफ एवरेज स्फीयर वेलोसिटी। अच्छा, अब अगर हम एवरेज स्फीयर वेलोसिटी निकालना चाहें तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, यहीं से हम एक चीज़ और निकालते हैं, 3 डिवाइड लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई, तो ये बेटा आ गया 3p रो मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे डिवाइड, उसके बाद आ गया जी VRMS वैल्यू इसका स्क्वायर। अगला स्टेप क्या है, बोथ साइड पे आप स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर और अंडर रूट कटा, जब स्क्वायर और अंडर रूट कटेगा तो VRMS वैल्यू किसके बराबर है, वो है 3p डिवाइडेड बाय रो, और यहाँ पे हमने एक्चुअली 2 डेरिवेशन बनाए हैं। तो ये वाला जो लास्ट वाला पार्ट है ये आपको 1 नंबर का पेपर में आता है, तो एक आपने ये प्रूव करना होगा, एक आपने ये प्रूव करना होगा। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ जाए, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है आपको पेपर में कि शो दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो फिर आप कैसे निकालोगे, आप लिखो एस वी नो दैट प्रेशर ऑफ ए गैस, ये डायरेक्ट फार्मूला लिखो क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आएगा आपको 2 नंबर का। उसके बाद है आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल लो और उसके बाद आप इसके नीचे स्टेटमेंट लिख देना, अबव द क्वेश्चन शोज दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो थैंक यू, ये आपका था जी आज का टॉपिक।